एक ऐसी कंपनी जो शुरू हुई थी सिर्फ ट्रेड करने के लिए, लेकिन कुछ ही डिकेड्स में वो एक ऐसे पावर सेंटर में बदल गई जो टैक्स कलेक्ट करती थी, लॉज बनाती थी, आर्मी मेंटेन करती थी और एक पूरे देश के बड़े हिस्से को रूल करती थी। ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1833 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने एक बड़ा क्वेश्चन था कि क्या एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी को अब भी एक गवर्नमेंट की तरह इंडिया को रूल करना चाहिए। और इसका आंसर था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये एक्ट ब्रिटिश इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था, क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के नेचर को ही चेंज कर दिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, बल्कि सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बन गई। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की जरूरत क्यों पड़ी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश क्राउन से चार्टर मिलता था, जिसे हर 20 साल बाद रिन्यू किया जाता था। पहले के एक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और इन एक्ट्स ने कंपनी के पावर्स को रेगुलेट किया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू कंपनी का ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया गया था, लेकिन टी ट्रेड, चाइना के साथ ट्रेड पर कंपनी का मोनोपोली कंटिन्यू रहा। लेकिन 1833 तक सिचुएशन और चेंज हो गई। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को नए मार्केट्स चाहिए थे। उनका प्रेशर था कि इंडिया के मार्केट्स को कम्प्लीटली ओपन किया जाए। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट बनाया जाए। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास किया गया। नाउ 1833 के चार्टर एक्ट के मेजर प्रोविजंस को देखते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कमर्शियल एक्टिविटीज को कम्प्लीटली एंड कर दिया गया। इस एक्ट के बाद कंपनी ने ट्रेड करना बंद कर दिया और कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई जो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर इंडिया को गवर्न करती थी। इसके साथ साथ टी ट्रेड का और चाइना के साथ ट्रेड का मोनोपोली भी खत्म हो गया। मतलब 1833 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर भी थी और रूलर भी, पर 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ रूलर थी। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास अपने अपने लेजिस्लेटिव पावर्स थे, लेकिन इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसका मतलब था कि पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई और इस पोस्ट पर अपॉइंट होने वाले पहले व्यक्ति थे विलियम बेंटिक। अब बॉम्बे, मद्रास और अदर टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ज्यादा स्ट्रांगली कंट्रोल होने लगे और ये इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन की डायरेक्शन में एक मेजर स्टेप था। वहीं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने गवर्नर जनरल काउंसिल की स्ट्रक्चर में भी चेंजेस किए। इससे पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल में 3 मेंबर्स होते थे और इस एक्ट के थ्रू एक और मेंबर ऐड किया गया, यानी काउंसिल में टोटल 4 मेंबर हो गए और इस नए मेंबर को कहा गया लॉ मेंबर। इसका काम था लॉ मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करना और लीगल रिफॉर्म्स को डेवलप करना। और इंडिया के फर्स्ट लॉ मेंबर थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, और मैकॉले ने बाद में इंडियन लीगल सिस्टम और एजुकेशन पॉलिसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने इंडिया में फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन दिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लॉज को सिंप्लीफाई करना, डिफरेंट रीजन्स के लॉज को ऑर्गेनाइज करना, एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम को डेवलप करना। और इस एक्ट के थ्रू फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में एस्टैब्लिश हुई और इसका चेयरमैन था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। और इस कमीशन का एक मेजर कंट्रीब्यूशन था इंडियन पीनल कोड 1860 का प्रिपरेशन। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया। इसने कहा किसी भी पर्सन को कंपनी की सर्विस में सिर्फ उसके रिलीजन, रेस, कलर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। यानी थियोरेटिकली इंडियंस भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होने चाहिए थे। और ये पहली बार था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इक्वालिटी का प्रिंसिपल मेंशन किया। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी कुछ और थी, क्योंकि इंडियंस को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल गई कि वो ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉज बना सके और पूरे ब्रिटिश टेरिटरीज में उन लॉज को अप्लाई कर सके, और इससे एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुआ। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि वो इंडिया में स्लेवरी को एंड करने के लिए स्टेप्स ले, और इसके बाद इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 के थ्रू ब्रिटिश इंडिया में स्लेवरी
ऑफिशियली अबॉलिश कर दी गई। अब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की इम्पोर्टेंस को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में समझ सकते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल कैरेक्टर खत्म हो गया और अब कंपनी सिर्फ रूलिंग एजेंसी बन गई। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन को बूस्ट मिला और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट हुआ। इसके थ्रू इंडिया में यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम की फाउंडेशन रखी गई और फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश हुई और इसके थ्रू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हुआ और ब्रिटिश इंडिया में लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्सेंट्रेट होने लगी। सो टू कंक्लूड, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। अगर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को कम किया, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने कंपनी को कम्प्लीटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक मर्चेंट कंपनी नहीं रही, बल्कि ब्रिटिश रूल का एक इंस्ट्रूमेंट बन गई।